हेलो बच्चों, कैसे हो तुम सब। आई होप यू गाइस आर फाइन, हैप्पी एंड हेल्दी। मैं आप सभी का टीचर सुरेश रावत आप सभी के लिए लेके आ चुका हूँ एकदम ब्रांड न्यू लेक्चर ऑफ आर वर्क एंड एनर्जी। सो इन दिस लेक्चर हम करने जा रहे हैं क्वेश्चंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड वर्क डन। ठीक है। सो हमने कुछ इंटेक्स वाले क्वेश्चन हमारे कर लिए थे पिछले लेक्चर्स में। जो हमारे दो लेक्चर हुए थे उसमें जो इंटेक्स दिया होता है एनसीईआरटी क्वेश्चंस का, वो हमने कर लिए थे। बट यार ना वो क्वेश्चन ना सफिशिएंट नहीं थे कि हमें थोड़ा सा ना आइडिया लग पाए कि वर्क डन क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। इसलिए थोड़ा सा और उसका फील लेने के लिए थोड़े मॉडरेट और इजी लेवल के क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। सिंपल। इस चैप्टर से ज़्यादा कोई टफ क्वेश्चन बनता नहीं है जब तक आपको कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा टफ नहीं आते हो। जब इन सब में वेक्टर, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटीज जब जुड़ जाते हैं चैप्टर से, तो फिर एक अच्छा क्वेश्चन बनता है और वो क्वेश्चन हमें करने में मजा आता है। लेकिन अभी तो इजी से क्वेश्चन है, इजी से हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं वो कॉन्सेप्ट लगाएंगे और आंसर लेके आएंगे। तो लेट्स मूव ऑन टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज। क्या बोलता है? एक पहला क्वेश्चन जो काइनेटिक एनर्जी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है वो है, अ कार ऑफ मास 1000 kg इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट इट्स काइनेटिक एनर्जी। भैया जी, उसने बोला कि कार है जिसका मास जो है वो 1000 kg है और स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड। तो जल्दी से बता दो कि भैया काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। अब हम भी जानते हैं कि भाई काइनेटिक एनर्जी हम नहीं पढ़ी है। काइनेटिक एनर्जी इज अ काइंड ऑफ एनर्जी जो किसी भी पार्टिकल के मोशन की वजह से उसे मिलती है ना। अगर कोई पार्टिकल एक मोशन फॉर्म कर रहा है तो पक्का उसके पास एक एनर्जी हो रही होगी जिस वजह से वो मोशन को फॉर्म कर पा रहा है ना। दैट काइंड ऑफ एनर्जी जिससे हम कोई ना कोई वर्क डन होता है। देखो, एनर्जी है तो भाई वर्क डन होगा ही होगा, है ना। अगर कोई वर्क डन हो रहा है तो पक्का उसके पीछे कोई एनर्जी रही होगी, क्योंकि अगर एनर्जी नहीं होगी तो हम कोई वर्क नहीं कर पाएंगे। और वो वर्क डन जो हमें एक वेलोसिटी प्रोवाइड कराता हो जिससे हम कोई मोशन कर पाए। अब भाई हमें देखो मोशन करना है, अगर हमें चलना भी है तो एक स्पीड तो चाहिए। भले हम बहुत स्लो चल रहे हैं, हम बहुत तेज चल रहे हो, लेकिन चल तो किसी स्पीड से रहे हैं, तो उसके लिए हम कुछ ना कुछ वर्क कर रहे हैं। और वो वर्क हमें किससे प्रोवाइड करा, कौन प्रोवाइड करा रहा है? वो एनर्जी प्रोवाइड करा रही है। तो वो एनर्जी जो हमें वो वर्क करने में हेल्प कर रही है, वो कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी, है ना। और काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन का हमने निकाला था कल, वो क्या होता है? हाफ एम डेल्टा वी स्क्वायर। लेकिन जब तक वो इनिशियल वेलोसिटी की बात नहीं करता तब तक हम सीधे हाफ एम वी स्क्वायर बोलते हैं और आंसर लेके आते हैं। तो हाफ एम वी स्क्वायर अगर हम सीधा सीधा निकालें कैसा आएगा आंसर? सर हाफ एम वी स्क्वायर लगाएंगे तो सर हमें वेलोसिटी दी हुई है 20 मीटर पर सेकंड और सर मास दिया हुआ है 1000 kg। तो सर सिंपल एक पुट कर देंगे अगर वैल्यूज को हम फॉर्मूला में, तो हमारा हाफ एम वी स्क्वायर की वैल्यू जो आ जाएगी वो हाफ 2020 वो आ जाएगी 2 लाख जूल्स, है ना। ठीक है, यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, जूल यूनिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the kinetic energy of a moving object is 500 joule and its mass is 10 kg, find its velocity। सिंपल भाई, आप उसने क्या दे दिया? अब भाई उसने हमें काइनेटिक एनर्जी दे दी और पूछ लिया वेलोसिटी बता दो। देखो ये क्वेश्चन ना कुछ ऐसे ऐसे होंगे। वो अगर तुम्हें मान लो वेलोसिटी दे देता, काइनेटिक एनर्जी दे देता, पूछता भाई मास कितना होगा ऑब्जेक्ट का। वो तुम्हें क्या दे देता? तुम्हें मास दे देता, वेलोसिटी दे देता, काइनेटिक एनर्जी पूछ लेता जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन में पूछा था उसने। तो क्वेश्चन घुमा फिरा के आएंगे उस फॉर्मूला पर ही। वो फॉर्मूला ही हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है और हमें उसके अकॉर्डिंग ही वर्क करना है। तो बस अब उसने ये सब दे दिया। तो काट के जी 500 जूल, मास 10 kg, वेलोसिटी पता नहीं है, निकालनी है ऑब्वियसली। तो बस फॉर्मूला में पुट करना है भाई, 500 जूल 2 का मल्टीप्लाई करोगे 1000 आ जाएगा ऊपर। मास को डिवाइड कर दोगे, 10 kg था मास, 0 से 0 कट जाएगा, अंडर रूट 100। हम जानते हैं कि अंडर रूट 100 इज नथिंग बट 10 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा हमारा आंसर, बिकॉज वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। वर्क डन की यूनिट क्या होती है जल्दी से बता दो? जूल बेटा जी, जूल, है ना। वेरी गुड। वर्क डन की जूल, काइनेटिक एनर्जी की भी जूल। क्यों काइनेटिक एनर्जी की जूल क्यों होती है? क्योंकि सर वर्क डन जो हो रहा है वो हो तो किसी एनर्जी की वजह से रहा है ना। वर्क डन अगर हो रहा है तो हम बोलेंगे पक्का कोई एनर्जी होगी होगी। और सर इस वजह से हमारी एनर्जी की यूनिट और वर्क डन की यूनिट सेम रहती है। बिल्कुल बेटा जी। ऐसे ही जब तुम कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हो किसी वाले को, तो उससे रिलेटेड पिछले जितने कॉन्सेप्ट है उन्हें भी रिवाइज कर दो चलो। इससे तुम्हारा ना माइंड इतने शार्पली वर्क करेगा ना कि तुम भी बोलोगे कि वाह सर मजा आ गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक साइक्लिस्ट ऑफ मास 60 kg इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द साइक्लिस्ट। भाई ये तो अब नहीं करने वाले, मास दिया हुआ है, वेलोसिटी दी हुई है, काइनेटिक एनर्जी निकालने, सिंपल पुट करो, आंसर लेके आओ। नथिंग एल्स इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो बस आंसर बता देता हूँ तुम्हें क्या है, देख लो, है ना। सिंपल ही बस आंसर निकालना है, 300 जूल आएगा आंसर। कुछ नहीं है ऐसे क्वेश्चन में, और ऐसे क्वेश्चन में टाइम वेस्ट हम करेंगे भी नहीं। ठीक है, समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
A 1500 kg car accelerates from rest to a speed of 30 मीटर पर सेकेंड. अब देखो इसने क्या बोला कि फ्रॉम रेस्ट टू अ स्पीड ऑफ 30 मीटर सेकेंड, मतलब वो रेस्ट से चालू हुई और 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड पर गई. तो रेस्ट पे स्पीड कितनी रही होगी? कोई चीज रेस्ट पे तो जीरो ही रही होगी ना, तो इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो, फाइनल क्या है 30 है. तो अब बोल रहा है कैलकुलेट द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी. तो इसे दो तरीके से कर सकते हैं. इंक्रीज क्या होता है? इंक्रीज होता है चेंज, कि चेंज कितना हुआ है ना. अगर मान लो जैसे तुम्हारे पहले मार्क्स आते थे 70 और पढ़ने के बाद तुम्हारे मार्क्स आने लगे 90, ठीक है, तो मैं पूछूं चेंज कितने का आया, तो भाई तुम बोलोगे सर 20% का चेंज आया, क्योंकि मेरा पहला 70% मार्क्स लेके आता था, 90% लेके आता हूँ, 20% सर हमारा चेंज आया. तो वैसे ही अगर मुझे फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकाल लूँ और इनिशियल निकाल लूँ और दोनों को माइनस कर दूँ, तो मेरा निकल नहीं आएगा कि मेरा चेंज कितना होगा. तो बस वही निकालना है, इंक्रीज कितने से हुआ. 70 से इंक्रीज 90 कितने का में हुआ? 20 में. तो वैसे माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा. तो बस पहले इनिशियल निकालेंगे. इनिशियल क्या होगी सर हमारी? हाफ एम यू स्क्वायर. यू स्क्वायर इनिशियल जीरो थी तो जीरो ही होगी सर काइनेटिक एनर्जी, ठीक है. और सर फाइनल 30 है तो हाफ एम डेल्टा वी वी स्क्वायर. सर 30 × 30 1500 दिया हुआ था हमें मास, हाफ कर देंगे सर हमारा आंसर निकल के आ जाएगा. चलो ओके. देखो जब रेस इंक्रीज पूछा था ना तो बस हम चेंज निकालेंगे उसमें. समझ में आई होगी इतनी सी बात. सिंपल ही था यार. ऐसा क्वेश्चन हमने कल शायद किया भी था एक, जब इंटेक्स में. उनको सही याद तो आ रहा है कुछ. चलो ठीक है. अब क्या बोल रहा है? अ ट्रक ऑफ मास 500 kg इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड. कैलकुलेट इट्स काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी तो हम निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, है ना. सिंपल मास दिया हुआ है, वेलोसिटी दी हुई है, मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल के लाना है. इसमें कुछ इतनी बड़ी बात तो है नहीं. मेन बात कहाँ है कि डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द ट्रक इफ द काइनेटिक एनर्जी इज डबल. जो हम काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे अगर हम उसको डबल कर दें, है ना, अगर हम उसको डबल कर दें तो हमारी स्पीड क्या होगी. तो बस वही चीज निकालनी है. चलो क्वेश्चन पे चलते हैं. मास दिया हुआ था 500 kg, वेलोसिटी दी हुई थी. उसने पहले बोला काइनेटिक एनर्जी निकालो, तो काइनेटिक एनर्जी हम सिंपल निकाल देंगे सर हाफ एम वी स्क्वायर से. हाँ बेटा जी निकाल देंगे हम. निकाल दिया हमने. अब वो ये बोलता है कि बेटा जी ये तो आपने निकाल दिया, अब आप निकालो कि अगर काइनेटिक एनर्जी डबल हो जाए, क्या हो जाए? अगर काइनेटिक एनर्जी डबल हो जाए, तो अगर डबल कर दिया हमने तो हमें बतानी कि नई वेलोसिटी क्या आएगी. तो बस उसको डबल कर दो और बराबर कर दो हाफ एम वी स्क्वायर के. मास तो कोई कांस्टेंट ही रहेगा, मास थोड़ी बदलता है कहीं पे. तो बस मल्टीप्लाई करके वी वैल्यू निकालनी है, 20√2 तुम्हारा आंसर आ जाएगा. ठीक है. समझ आया होगा. कुछ ऐसा टफ ऐसा नहीं था, ये कुछ अलग से आ गया था. मास वेलोसिटी दिया हुआ था, काइनेटिक एनर्जी निकालना था. फिर क्या बोला उसे? काइनेटिक एनर्जी दी हुई थी और फिर हमें मास दिया हुआ था, वेलोसिटी निकालना था. मतलब कुल मिला के तो वो फॉर्मूला में तोड़ मरोड़ के चीजों को बस अपना काम निकालना है अपन को. समझे अपन? ठीक है. चलते हैं अब वर्क डन क्वेश्चंस में. A force of 50 Newton is applied to push a box along the floor for a distance of 10 meter. Calculate the work done. पहले वर्क डन डिस्कस कर लेते हैं. वर्क डन क्या होता है बेटा जी? वर्क डन होता है F इंटू एस. अब F इंटू एस डिपेंड करता है कि सर वो माइनस एफ इंटू एस हो या फिर F इंटू एस हो, प्लस F इंटू एस हो. प्लस कब होता है? जब सर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होती है. और सर माइनस कब होता है? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होती है. मतलब हम फोर्स पीछे लगा रहे हैं लेकिन ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? सर वर्क डन नेगेटिव हो रहा है. जब हम फोर्स सामने लगा रहे हैं, ऑब्जेक्ट भी सामने जा रहा है, एक डायरेक्शन में जा रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? वर्क डन सर पॉजिटिव होगा. तो उसने क्या बोला है कि ये फोर्स 50 न्यूटन दी हुई है, डिस्टेंस दिया होता है 10 मीटर, वर्क डन बता दो. अब पुश अ बॉक्स अलोंग द फ्लोर. अलोंग द फ्लोर का मतलब है सेम डायरेक्शन में. तो सेम डायरेक्शन में एफ इंटू एस निकालेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा 500 जूल. सेम इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. मैंने लिख भी दिया था सेम इन द डिस्टेंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट. डायरेक्शन लिखना चाहिए था, डिस्टेंस लिख दिया. सॉरी. सेम इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, है ना. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? कैलकुलेट द वर्क डन व्हेन अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज यूज्ड टू लिफ्ट एन ऑब्जेक्ट टू अ हाइट ऑफ 5 मीटर. अगर मान लो मुझे 5 मीटर किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर उठाना हो तो मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा? तो बस सर 1000 न्यूटन दिया हुआ था, सर ऊपर उठाना है तो वो ऑब्जेक्ट भी ऊपर ही उठेगा ना. तो बस सर 1000 इंटू 5 करूंगा, आंसर मेरा आ जाएगा 500 जूल. चलो कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन हो रहे हैं क्योंकि यार कुछ है ही नहीं क्वेश्चन पे. If 2000 joule of work is done to move an body by 4 meter, find the force applied. नहीं निकालेंगे, इजी है. कुछ नहीं, देखो वर्क डन दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है, फोर्स बताना है, तो वर्क इज इक्वल टू एफ इनटू एस कर दोगे तो बस सिंपल सा आंसर आ जाएगा. A man pulls a cart with a force of 150 Newton through a distance of 20 meter in the direction of the force. इस फोर्स में डायरेक्शन ऑफ द फोर्स में वर्क डन निकालना है. सिंपल निकाल दो, कुछ बड़ी बात नहीं है.
लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, जो थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा। अ फोर्स ऑफ 25 न्यूटन इज अप्लाइड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्रीज। अब देखो फोर्स पहले हम कैसे लगा रहे थे, या तो हम एक डायरेक्शन में लगा रहे थे, या ऊपर लगा रहे थे, या सामने लगा रहे थे, या पीछे लगा रहे थे, या नीचे लगा रहे थे। लेकिन यहाँ पर क्या चेंज आ रहा है, यहाँ पर वो किसी एंगल पर फोर्स लगा रहा है। जब बेटा जी एंगल पर फोर्स लगाते हैं ना, तब हमें थोड़ा सा तिकड़म करना होता है, क्योंकि हमारी जो फोर्स होती है इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। वो डिपेंड करती है कि किस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं। ये जो पिछले 2 क्वेश्चन से उनका आंसर है, ठीक है, देख लेना, है ना। वो डिपेंड करता है कि हम किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। तो अभी का ये कॉन्सेप्ट नहीं है तुम्हारा, मैं बता देता हूँ, तुम्हें ऐसा टेंशन लेने वाली बात नहीं है अगर नहीं समझ में आए, ठीक है। तुम बस इतना समझ जाना कि ये जो चीज़ें हैं ना, ये तुम्हारे 11th में तुम्हारे आएंगी। अभी बस ये क्वेश्चन था जिसमें मैं डाल दिया कि चलो थोड़ा सा का आइडिया पता होगा ना तुम्हें, तो थोड़ा तुम्हें एक्स्ट्रा एज रहता है, तुम थोड़ा सा किसी ने फ्लैक्स करना हो कि देखो मेरे को ये भी मालूम है, तो वो थोड़ा सा काम में आता है। इसलिए फ्लैक्स करने के लिए क्वेश्चन है, नहीं समझ में आया तो छोड़ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। सो क्या होता है कि अब किसी एंगल पर फोर्स लगा रहा है, किस पे, किसी एंगल पे, और हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री पे वो फोर्स लगा रहा है। क्वेश्चन पर दोबारा पढ़ लेते हैं। A force of 25 Newton is applied at an angle of 60 degrees to the horizontal to move a cart over a distance of 80 meters. टू द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल से 60 मीटर की डिस्टेंस पे, 60 डिग्री, सॉरी डिस्टेंस नहीं बोल रहा हूँ तुम लोग, 60 डिग्री के एंगल पे फोर्स लग रहा है 25 न्यूटन का, ठीक है। अब देखो जब किसी एंगल पर फोर्स लगता है ना, तो उसके हो जाते हैं 2 कंपोनेंट। अब ये कंपोनेंट क्यों होते हैं, क्या होते हैं, ये तुम्हारे वेक्टर, जब तुम इंट्रोडक्शन टू वेक्टर्स तुम पढ़ोगे 11th क्लास में, तब तुम्हें समझ आएगा, ठीक है। सो वो जो एंगल के जो 2 होंगे तुम्हारे कंपोनेंट, वो क्या होते हैं, वो होता है, एक होता है एफ कॉस थीटा और एक होता है एफ साइन थीटा। एफ कॉस थीटा लगता है तुम्हारा अलोंग द एंगल, मतलब क्या, जैसे यहाँ पे एंगल है, ये वाला एंगल यहाँ पे है ना, तो ये वाला एफ कॉस थीटा होगा जो उसके नीचे होगा, ठीक है, थीटा के नीचे। और जो दूसरा वाला बचा होगा वो एफ साइन थीटा। अब मान लो अगर एंगल यहाँ पे लिखा होता, वो बोलता है कि हॉरिजॉन्टल से नहीं, वर्टिकल से 60 डिग्री पे। अगर जहाँ पे अभी अभी दिखा रहा हूँ तो मैं ये वाला, मान लो ये जो दिख रहा होगा, यहाँ अगर होता एंगल, तो तुम्हारा क्या होता, ये वाला फिर एफ साइन थीटा, एफ कॉस थीटा होता, और ये वाला एफ साइन थीटा होता। एक बार और समझ लो, ये समझो ये, ठीक है, ये है ना, और मान लो ये एंगल दिया होता, क्या दिया होता, ये एंगल। तो फिर जो तुम्हारा ये वाला, ये जो ये दिख रहा है, ये जो ऊपर दिख रहा है, ये होता एफ कॉस थीटा। कौन सा, एफ कॉस थीटा। अभी एफ कॉस थीटा कौन सा, नीचे वाला था, लेकिन इस केस में वो कौन सा वाला होगा, वो होगा ये ऊपर वाला, ठीक है। और ये वाला कौन सा बचा हुआ, कौन सा होगा, एफ साइन थीटा। तो जो एंगल के साथ होता है वो होता है एफ कॉस थीटा, जो एंगल के अपोजिट होता है वो होता है एफ साइन थीटा। तो बस फोर्स 25 न्यूटन दिया हुआ था, हम जानते हैं कि कॉस 60 डिग्री होता है हाफ, ठीक है। नहीं जानते हो तो कोई बात नहीं, जानते हो तो याद कर लो, कॉस 60 डिग्री हाफ होता है। तो बस एफ 25 दिया होता, इंटू कर देंगे कॉस 60 से हाफ, तो बस 25/2 फोर्स आ जाएगा। वर्क डन इक्वल फोर्स इन डिस्प्लेसमेंट, उसने दिया हुआ था कि 8 मीटर अलोंग द, क्या बोलता, 8 मीटर अलोंग द। अब कार है जो चलेगा भाई, कोई बैलगाड़ी होती है वो चलती रोड पे चलती है तो सीधी तो चलेगी, है ना, उड़ तो जाएगी नहीं। अगर उड़ जाती मान लो बोलता है कि उड़ने लगी गाड़ी तुम्हारी, तो उड़ने लगती तो हम कौन सा फोर्स लेते हैं पता है तुम्हें, जो उसे ऊपर उठा रहा है, ऊपर कौन सा उठा रहा है, एफ साइन थीटा। एफ साइन थीटा फोर्स लेते और डिस्प्लेसमेंट लेते जितना वो ऊपर उठेगी, है ना। लेकिन ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि ये तो प्रैक्टिकल वर्ल्ड की बात है। प्रैक्टिकल वर्ल्ड में अगर तुम किसी घोड़ा गाड़ी को धक्का दोगे तो वो आगे बढ़ेगी, अब आगे बढ़ेगी तो भैया एफ कॉस 60 वाला लोगे, जो फोर्स अलोंग द तुम्हारे उस डायरेक्शन में होगा। तो अलोंग द डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है, एफ कॉस 60। तो बस एफ कॉस 60 इंटू एस तुम्हारा आंसर देगा, ठीक है। सो इन दिस वे ये वाला तुम्हारा खत्म हुआ, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू आवर एनसीईआरटी, है ना। ये तो समझ आए होंगे सारे क्वेश्चन। कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया तो एक बार जाके रिपीट उसका देख लो सॉल्यूशन। अगर आ गया है सब कुछ समझ में देन ठीक है, और नहीं भी आया है, अगर मान लो अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा है, देखने के बाद भी वो समझ नहीं आया, देन कमेंट डाउन, ठीक है, तो वो मैं देख के तुम्हें उसका आंसर तुम्हें कमेंट बॉक्स में ही दे दूंगा। चलो लेट्स मूव ऑन टू आवर एनसीईआरटी जी, एनसीईआरटी पर मूव करते हैं।